नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। राजस्थान कोटा में नौक पलटने से 11 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री समेत लोकसभा अध्यक्ष ने जताया दुख। राजस्थान के बूंदी जिला स्थित एक मंदिर तक 30 से अधिक श्रद्धालुओं को ले जा रही एक नौक के बुधवार सुबह यहां पलट जाने से महिलाओं व बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 20 श्रद्धालुओं को बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। यह हादसा कोटा जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर खटोली पुलिस थाने के तहत गोथरा गांव के निकट सुबह करीब 8:45 बजे हुआ। कोटा के खटोली इटावा इलाके के रहने वाले ये लोग बूंदी के इंदरगढ़ स्थित कमलेश्वर मंदिर जा रहे थे। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि जहां नौक पलटी वहां नदी की गहराई 40 से 45 फुट थी। उन्होंने बताया कि SDRF और NDRF ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी उज्जवल राठौर ने कहा, खटोली में हुए हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि 20 लोग बचा लिए गए हैं। राठौर ने बताया कि स्थानीय नागरिकों के अनुसार हादसे के समय नौक में 35 से 40 लोग और 14 से 15 मोटरसाइकिल थी। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि नौक कमजोर होने के कारण यह हादसा हुआ। GDP को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत की GDP को लेकर इस ब्रोकरेज हाउस ने जारी किया नया अनुमान। ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP सकल घरेलू उत्पाद में 8.6% गिरावट आने का अनुमान लगाया है। हालांकि इससे पहले उसने इसमें 5.8% की गिरावट आने का अनुमान जताया था। UBS सिक्योरिटीज ने कहा कि संकट से निपटने को लेकर सरकार के हल्के कदम समेत अन्य कारकों को ध्यान में रखकर उसने GDP में गिरावट के अनुमान को संशोधित किया है। उसने कहा कि आर्थिक वृद्धि में गिरावट को थामने के लिए ठोस कदम के अभाव में देश में वृद्धि की संभावना दर भी घटकर 5.75 से 6.25% पर आ गई है, जबकि पूर्व में यह 7.1% थी। GDP में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में करीब 1/4 की गिरावट। ब्रोकरेज कंपनी की मुख्य अर्थशास्त्री तन्वी गुप्ता जैन ने संवाददाताओं से कहा कि उच्च आवृत्ति के आंकड़े में कुछ सुधार है, लेकिन इसका प्रमुख कारण गिरावट के बाद मांग में सुधार होना है। सितंबर तिमाही के बाद आर्थिक पुनरुद्धार धीरे धीरे होगा। कोरोना को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 2.97 करोड़ के पार जाने किस देश का कैसा है हाल। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 2.97 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़कर 939,000 हो गई है। यह जानकारी जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने गुरुवार को दी। विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग CSSE ने अपने नए अपडेट में खुलासा किया कि गुरुवार की सुबह तक कुल मामलों की संख्या 29,760,579 हो गई। वहीं इससे होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़कर 939,427 हो गई। CSSE के अनुसार अमेरिका 6,629,702 मामलों के साथ प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर बना हुआ है। यहां अब तक 196,752 लोगों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है। कोविड-19 के मामलों की दृष्टि से भारत इस समय 5,020,359 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि देश में मौत का आंकड़ा 82,066 है। कोरोना से क्रिकेटर की मौत। कोरोना के कारण मुंबई के पूर्व क्रिकेटर सचिन देशमुख का निधन। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व प्लेयर सचिन देशमुख का निधन हो गया। पूर्व क्रिकेटर कोरोना वायरस से संक्रमित थे और यही वायरस उनकी मौत का कारण भी बना। टाइम्स ऑफ इंडिया खबर के मुताबिक सचिन देशमुख का निधन रात 3 बजे के करीब ठाणे स्थित एक हॉस्पिटल में हुआ। आपको बता दें कि सचिन देशमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में मुंबई और महाराष्ट्र दोनों टीमों में जगह बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में खेलने का कभी मौका नहीं मिला। खबर के मुताबिक सचिन देशमुख मुंबई में एक्साइज और कस्टम विभाग में कार्यरत थे। सचिन देशमुख अपने क्रिकेट करियर में जाने माने प्लेयर थे। 90 के दशक में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से खेलते हुए लगातार 7 सेंचुरी बनाने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया था। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ा अपडेट। 3 दिनों में पहली बार सस्ता हुआ सोना वायदा, चांदी में भी गिरावट। वैश्विक दरों में गिरावट के बीच आज भारत में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई। MCX पर सोना वायदा 0.85% घटकर 51,391 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी वायदा 1.4% लुढ़ककर 67,798 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले सत्र में सोने में 0.1% की बढ़त दर्ज की गई थी, जबकि चांदी सपाट स्तर बंद हुई थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा कि आर्थिक सुधार की संभावनाओं से अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में उच्चतर स्तर पर पहुंचने के बाद देश में सोने के दाम गिरे हैं। वैश्विक बाजार में इतना रहा दाम। वैश्विक बाजार में मजबूत अमेरिकी डॉलर के चलते आज सोने की कीमतों में गिरावट आई। मौसम समाचार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। देश के इन हिस्सों में भारी बारिश, किसानों पर आएगी आफत। अगर देश के लोग गर्मी से परेशान हैं तो तैयार हो जाइए। जल्द ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की तैयारी की उम्मीद है। इस भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में आम जनता के व्यवधान के कारण यह बारिश किसानों पर कहर बरपा सकती है। सितंबर के आखिरी 2 सप्ताह में भारी फसल के नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ग्रीष्मकालीन कटाई के लिए महत्वपूर्ण देश के मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में सितंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान भारी बारिश का अनुमान लगाकर फसलों को नुकसान का अनुमान लगाया है। इससे पहले भी IMD ने इस बारे में चेतावनी दी है, लेकिन बारिश के दबाव के बाद अचानक मौसम ने अपना रुख बदल लिया। अब एक बार फिर IMD ने दावा किया है कि बारिश का असर देश के अधिकांश हिस्सों में दिख सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि के लिए महत्वपूर्ण कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मानसून की अच्छी बारिश से उत्साहित किसानों ने रिकॉर्ड पैमाने पर धान, मक्का, कपास, सोयाबीन और गन्ना जैसी फसलों की खेती की है। मानसून के प्रभाव के कारण पिछले 24 घंटों में उत्तर बिहार और उत्तर पूर्व बिहार में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नेपाल के तराई क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र है, जिसके कारण अगले 24 घंटों में बारिश के साथ साथ गरज और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक की शानदार लिस्टिंग, 166 रुपये के मुकाबले 351 रुपये पर लिस्ट, पैसे हुए डबल। देश की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज IPO का इश्यू प्राइस 166 रुपये के मुकाबले 351 रुपये पर लिस्ट हुआ है। अगर आसान शब्दों में कहें तो निवेशकों को 100% का मुनाफा हुआ है। इससे पहले IPO 151 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसका प्राइस बैंड 165 से 166 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। आपको बता दें कि अशोका सूता की कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के IPO को लोगों ने खूब पसंद किया। वह भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जिन्होंने 3 बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों के प्रमुख की भूमिका निभाई है। इनमें से एक है दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड और बाकी 2 पब्लिक कंपनियां हैं। उनकी स्टार्टअप कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स को इतना तगड़ा रेस्पॉन्स मिला कि ये IPO इस दशक का भारत का सबसे सफल IPO बन गया। शानदार लिस्टिंग, निवेशकों के हफ्ते भर में पैसे हुए डबल। हैप्पीएस्ट माइंड्स की शानदार लिस्टिंग से निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं। एक हफ्ते में निवेशकों का पैसा डबल हो गया है। मान लीजिए अगर किसी निवेशक ने IPO में पैसा लगाया होता और उसे 100 शेयर मिलते हैं। उनकी कीमत 166 शेयर का इश्यू प्राइस x100 कुल शेयर 16,600 रुपये होती है। वहीं अब लिस्टिंग के बाद शेयर का भाव 351 रुपये हो गया है। इस लिहाज से 16,600 रुपये का निवेश बढ़कर 35,100 रुपये पर पहुंच गया है। यूपी चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। यूपी पंचायत चुनाव 2020 ऐसे बनेंगे आपके नए वोटर कार्ड, इस तरह चेक करें लिस्ट में अपना नाम। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही अब ये तय हो गया है कि पंचायत चुनाव अब अगले साल ही होंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 दिसंबर को होगा। वोटर कार्ड को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है। घर घर जाकर होगी वोटर लिस्ट की जांच। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर से BLO घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच करेंगे। ये काम 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने संबंधित आवेदन प्राप्त भी किया जाएगा। मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 1 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। BLO ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का 6 से 12 नवंबर तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 6 दिसंबर को वोटर्स की लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि साल 2015 के बाद से 1 जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ग्रामीण युवाओं को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में नए वोटर के रूप में दर्ज किया जाएगा। दिल्ली से भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सिरो सर्वे में बड़ा खुलासा, दिल्ली के हर तीसरे व्यक्ति में कोरोना की एंटीबॉडी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहीं इस बीच केजरीवाल सरकार सिरो सर्वे भी करवा रही है। सिरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के हर तीसरे शख्स में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। दिल्ली में हुए तीसरे सीरोलॉजिकल सर्वे में पता चला है कि दिल्ली की लगभग 33% आबादी में कोरोना की एंटीबॉडी मिली है। ये तीसरे सिरो सर्वे के शुरुआती नतीजों में सामने आई है। सर्वे के आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में से 66 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
इस सीरो सर्वे में 17,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आधे से ज्यादा सैंपलों की जांच हो चुकी है। अगले सप्ताह सारी जांच होने के बाद औपचारिक रूप से रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। वहीं जांच पूरी होने के बाद ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हो रही जांच। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में सैंपलों की जांच की जा रही है। इससे पहले हुए दोनों सर्वे की जांच भी वहीं की गई थी। पहले सीरो सर्वे में 23% और दूसरे सीरो सर्वे में 29% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी पाई गई थी। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में हर महीने की शुरुआत में सीरो सर्वे किया जाएगा, ताकि पता लग सके कि दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है। बाबरी मस्जिद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बाबरी मस्जिद केस, इकबाल अंसारी की अपील, विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाए। बाबरी मस्जिद के वादी इकबाल अंसारी ने विध्वंस मामले में सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष कोर्ट में आग्रह किया कि मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया जाए। सीबीआई की विशेष कोर्ट 30 सितंबर को मामले में अपना फैसला सुनाने वाली है और आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और विनय कटियार जैसे दिग्गज शामिल हैं। अंसारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही विवाद पर अपना फैसला दे चुका है और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, बाबरी विध्वंस मामले में कई आरोपी व्यक्ति अब जीवित नहीं रहे और जो लोग मौजूद हैं, वे बहुत बुजुर्ग हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस मामले को अब खत्म कर दिया जाए और इसे अब बंद करना चाहिए। किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई विवाद नहीं बचा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।